कितना पैसे बना लोगे तुम इंडिया में कि तुम्हें वापस काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? Money, 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 money. 10 crore is that. What's the biggest mistake जो first time investors करते हैं? They start with wrong expectations. You know, सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट कब खुलते हैं? जब IPO होते हैं। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं अजिंक्य कुलकर्णी, को-फाउंडर एंड CEO ऑफ विंट वेल्थ। आज हम उनसे जानेंगे अगर किसी को ज्यादा पैसे बनाने तो वो इंडिया में पॉसिबल है या यूएस में, कितनी इनकम के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए एक्टिव इनकम पे फोकस करें या पैसिव इनकम पे। वुड यू एडवाइस किसी को ChatGPT के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए? I wouldn't be against it. उसका एडवाइस धीरे धीरे सही होने ही लगेगा. It's just matter of time. Before investing, the framework होता है. टर्म इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, इमरजेंसी फंड कर लो. म्यूचुअल फंड वर्सेस गोल्ड. फंडामेंटली ये लगता है कि गोल्ड उसका कोई रियल बिजनेस वैल्यू नहीं है. जब आप स्टॉक खरीदते हो, यू बिकम ओनर ऑफ द कंपनी, तो उसका कोई वैल्यू है. गोल्ड आपके हाथ में ही नहीं है. हिस्टोरिकली गोल्ड ने पैसे बना के दिए लोग. जो एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है FD में डालोगे कि बॉन्ड में डालोगे? अगर आपका रिस्क कैपिटल थोड़ा ज्यादा है तो आप बॉन्ड में डाल सकते हो, नहीं तो FD में डाल. एक्सप्लेन बॉन्ड और FD में क्या फर्क है? FD में रिटर्न कम है, 8%. वही बॉन्ड में 10-11% यील्ड होता है. बॉन्ड में आपको 11% 6 महीने में भी वाले भी बॉन्ड में, और FD में अगर आप देखो 3 साल ये. सैलरीड इंसान के लिए रईस बनना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है. कैसे? तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें. एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस Spotify पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. इंडिया अमेरिका, हाँ, कहाँ ज़्यादा पैसे बन सकते हैं आज? US, क्योंकि कंट्री का पर कैपिटल इनकम ही ज़्यादा है, तो वहाँ लोग ज़्यादा स्पेंड भी करेंगे, सब लोग ज़्यादा कमाएंगे. कंपटीशन भी तो होगा उधर इतना. फिर देखो कंपटीशन है ना, बहुत लेट स्टेज में होता है. मतलब प्रॉब्ली 0.1% ह्यूमन में कंपटीशन उस लेवल पे फ़र्क पड़ता है. नीचे तो हसल, एम्बिशन, कौन ज़्यादा हार्ड यार्ड्स, हु इज़ शोइंग अप, हु इज़ वर्किंग हार्ड, वो मैटर करता है. सो इफ अ पर्सन वर्क्स X times hard in India and works X time hard in US, he'll earn more in US. Really? Yeah. So you take any profession for that matter, उसका US और इंडिया में US वाला पक्का ज़्यादा कमाएगा. In fact, I can't think of a profession which will earn more in India. Not even one. Profession that exists on both sides. Like if you make $1 million here, somebody at the same level would be making 35-40 million there. Yes. Yeah, I feel अभी जैसी opportunities इंडिया में आ रही है for the next 5, 6, 10 years. ये मुझे लगता है कि ये बहुत पैसे बनेंगे. वहाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ बनेंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ. यहाँ बहुत बनेंगे, वहाँ बहुत बहुत बनेंगे. I don't know, I'm not. I genuinely feel कि इंडिया में अभी हमारी स्ट्रेंथ जो है वो पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन जिसके पास कुछ पैसा नहीं था, थोड़ा पैसा आ रहा है. एंड दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. सही है. आई एम जस्ट सेइंग कि वो मतलब वहाँ अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज रहेगी. एंड यू स्टिल आर स्टिक टू. हाँ, क्योंकि अगर आप देखो ना, जैसे ग्रोथ होती है, राइट? इफ यू टॉक अबाउट ग्रोथ, इमर्जिंग इकोनॉमीज में पैसे बनते हैं. US का मार्केट 2 से 3% पे ग्रो करता है GDP. हमारी GDP 6-7% से ग्रो कर रही है. हम बहुत छोटे हैं, वो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं. तो ये सब फैक्टर्स भी तो है जहाँ पे वी विल बी मेकिंग वे मोर मनी. तो वो ऑलरेडी एक लेवल पे पहुँच चुके हैं. यहाँ से अब कितना ही बढ़ेंगे, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं. सो मे बी वील मेक मोर मनी. बट ऐसे डू यू थिंक कि लीनियर ग्रोथ होगी वहाँ पर और इंडिया में नॉन लीनियर ग्रोथ होगी? क्योंकि एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स तो इंडिया में बनना स्टार्ट हो. नहीं, जो बंदे की नॉन लीनियर ग्रोथ होगी वो दोनों जगह होगी, क्योंकि वो बंदा ही दिमाग वाला है. अच्छा, बंदा सॉलिड है तो वो वहीं पे ज़्यादा है. हाँ, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई वहाँ लीनियर हो रहा है और यहाँ नॉन लीनियर हो रहा है. कितने पैसे होने चाहिए जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? सो जैसे आपकी जब सैलरी 6 लाख है, आपका खर्चा भले 5 लाख हो रहा है, बट अगर वो आप 1 लाख सेव करके उसको इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप माइंड में लाइक यू आर बिल्डिंग दैट हैबिट. इसका दूसरा ये होता है कि आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसका 50 लाख सैलरी है, बट उसका 1 लाख का भी सेविंग नहीं होता महीने का, क्योंकि वो हैबिट ही नहीं है. बाय डेफिनेशन जो पैसा है वो खर्च करने के लिए, तो खर्च करने के लिए बहुत बतेरी चीज़ें रही. होटल में जाना है, घूमना है, शॉपिंग है, शूज़ है, मतलब हाँ, खर्चा रुकने नहीं वाला. और मतलब आप उसको FD कर लो, या वो आप किसी को मतलब
मम्मी पापा के अकाउंट में डाल के रख दो, उसके रिटर्न से आपका कोई लाइफ चेंज नहीं होने वाला, बट वो खर्च करने की आदत पड़ गई तो फिर वो आपका लाइफ ठुक गया. इट इज़ वेरी हार्ड टू फिक्स इट 10 years आफ्टर. आई बिलीव कि जब तक तुम 1 लाख रुपये महीना नहीं कमा लेते ना, हाँ, तब तक इन्वेस्टमेंट मत सोचो, खुद पे इन्वेस्ट करो. वो पूरा जो पैसा होता है, जो भी 10-20-30% जो बच्चा तुम्हारी इनकम में से, वो खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपस्किल करना चाहिए, सीखना चाहिए. सो इन दैट माय माइंड इज इन्वेस्टमेंट. सो आई एम सेइंग कि कोई 1 लाख वो फालतू चीज़ों पे खर्च नहीं होना चाहिए. हाँ, सो दैट्स व्हाट माय माइंडसेट इज ऑल्सो, कि अगर आप 1 लाख तक नहीं कमा रहे हो, अगर आपकी सैलरी 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, विच इज़ ओके, उसमें से 10-20-30% जितना बचा सकते हो ना, डालो खुद को अपस्किल करने में. Yes. कुछ नई स्किल सीखने में. मे बी एआई का ट्रेंड चल रहा है, एआई सीख लिया. मार्केटिंग Yes. चल रहा है, मार्केटिंग सीख लिया. कंटेंट सीख लिया. कुछ भी, जस्ट लर्न और किसी ना किसी तरह से वो स्किल से इतना कमाने लग जाओ कि 1 लाख रुपये महीना बनने लग जाए. हाँ. फिर सोचो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, मार्केट, whatever. तो आप सेविंग करो, उसको इन्वेस्ट करो. इन्वेस्ट खुद पे करो, अपस्किलिंग के करो, या बैंक में डालो. एंड मेरे ख्याल से थोड़ा खर्चा भी करना चाहिए लोग. एंड माई पॉइंट इज एटलीस्ट इन द बिगिनिंग, क्योंकि ओके, कॉन्टेक्स्ट इज जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसके पास मोबाइल है और इंटरनेट कनेक्शन है. अगर इतना है तो आई एम श्योर कि तुम्हारे घर वालों ने खाने का सॉर्ट कर दिया है, भले गांव में, शहर में, कहीं पे भी खाने का सॉर्ट कर दिया. तभी तुम्हारे पास इतने पैसे कि तुम डेटा ले, और अगर तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं और उसके बाद भी तुम मोबाइल लेके डेटा लेके गिरो तो तुम ऑलरेडी बेवकूफ़ हो, तुमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बचा सकती. राइट. अगर खाना सॉर्ट हो गया है एंड दैट इज सॉर्टेड हो, घर वालों ने वो चीज़ें सॉर्ट कर दी, तो देन अब तुम्हें और सीखने में इन्वेस्ट करना चाहिए. थोड़ा खर्चा लाइफ जीने में करना चाहिए, नई जगह पे जाके करना चाहिए, एक्सपीरियंसेस पे करना चाहिए, खुद की स्टाइल पे करना चाहिए. क्योंकि इन सब से यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट योर सेल्फ एंड अ लॉट अबाउट न्यू थिंग्स, जिसकी वजह से शायद तुम 4 नई चीज़ें सीखोगे, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी. अगर तुम सिर्फ एक क्लोज रूम में, एक बंद कमरे में अगर तुम बैठे रहोगे और तुमने कुछ नहीं किया और तुम 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे हो और सिर्फ वहीं पे पैसा आ रहा है, वही तुम 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये मैक्स तुम बचा पा रहे हो इसमें से, और 5,000 रुपये से तुम बाहर आके अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे, कॉन्फ्रेंसेस में भी नहीं जा रहे, नए लोगों से भी नहीं मिल रहे, तो तुम वहीं रह जाओगे. यू नीड टू गो आउट and actually live a little to experience new things, to find out new opportunities and broaden your horizon. नहीं तो नई लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए टाइप के बिजनेसेस, नई टाइप की चीज़ें तुम्हें पता भी नहीं चलेगी. यार मुझे ऐसा लगता है कि उसके के लिए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम्हारा माइंडसेट है, वो सब मोबाइल में अवेलेबल है, रेडिट पे बहुत है, यू कैन ज्वाइन. You need to go out. Not necessary. मतलब feed off energy from other people. हाँ, वो होगा. But I'm saying you don't need to spend for that is my point. हाँ. But do that. My point is, पैसे नहीं तो टाइम तो स्पेंड कर ही लो उसमें, क्योंकि हाँ. सो आई एम सेइंग कि अगर आपका 40,000 सैलरी मतलब 5 लाख है, तो आप अगर जो की क्वेश्चन यू शुड आस्क इज कि मेरा सैलरी 10-12 लाख कैसे होगा. एग्जैक्टली. उसके लिए जो लगता है वो करो. या राइट. 100%. टेल मी, ज़्यादा पैसे, ओके, ज़्यादा रईस आदमी कैसे बन सकता है? एक्टिव इनकम से कि पैसिव इनकम से? किस पे फोकस करना चाहिए? जनरेशनल इनकम. अब वो नहीं है, क्या करें? बैठे रहे. नहीं, सम सॉर्ट ऑफ एक्टिव, देन तो मतलब एक्टिव से बेस होगा, फिर आपका इन्वेस्टमेंट ही शायद एक्टिव ये बने. बट टेल मी, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, व्हाट आर योर व्यूज? लोग इतना फोकस करते हैं पैसिव इनकम. पैसिव इनकम तभी बनेगा ना जब आपके पास बेस हो. जीरो का पैसिव इनकम जीरो ही रहेगा. तो पैसिव इनकम फायर जैसा ही है. मतलब आई डोंट रियली ये कि कितने पैसे बनाने के बाद लोगों को सोचना भी स्टार्ट करना चाहिए पैसिव इनकम के बारे में. मुझे लगता नहीं कि पैसिव इनकम की वजह से आपका रिटायरमेंट जल्दी होता है. वाई? बिकॉज वो मैटर करने के लिए आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, उसके लिए बहुत सैलरी चाहिए और बहुत सेविंग चाहिए. मतलब ये मतलब आई एम अगेन फॉलिंग बैक टू द सेम प्रिंसिपल. भाई, पैसा बहुत कमाना पड़ेगा तो, और बहुत सेव करना पड़ेगा. अब उसको स्टॉक मार्केट में लगा दो, या किसी एसेट में लगा दो, इक्विटी में लगा दो, बॉन्ड में लगा दो, पैसिव इनकम पे लगा दो. ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास. बट अगर पैसा ही नहीं हो आदमी, उसका क्या तो पैसिव इनकम बनेगा. व्हाट आई हैव हर्ड कि एक अगर इंसान को बहुत ज़्यादा रईस बनना है तो एक वेल्थ ट्रायंगल होता है. तो वेल्थ ट्रायंगल तीनों जगह आपको ग्रो करना चाहिए. राइट. सो वन इज पैसिव इनकम, वन इज एक्टिव इनकम, एंड अदर इज कैपिटल गेन्स. तो ये तीनों आपका
बराबर तरीके से यार तो आपकी कैपिटल ग्रोथ होती है, पैसिव इनकम होती है और एक्टिव इनकम होती है, तीनों चलते जाना चाहिए तो आप पैसे बहुत कमाते हो। मुझे लगता है अगर आपको इतने आउटसाइड आउटकम चाहिए, राइट, उसका जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो कभी पॉडकास्ट में नहीं बाहर आएगा। मतलब जैसे अगर मुझे वो चाहिए, आपको वो चाहिए, तो वी विल सिट विद समबडी हु स्पेशलाइजेस इन दैट, हु वुड अंडरस्टैंड अस, आवर नीड, आवर रिस्क प्रोफाइल, आवर टॉलरेंसेस, आवर फ्यूचर। अगर बहुत बड़ा वेल्थ आउटकम चाहिए और वो बताएगा कि ये होगा, मतलब फॉर यू इट विल बी वेरी डिफरेंट, राइट। इट कुड बी कि यू माइट से कि 5 साल बाद शायद पॉडकास्टिंग एज ए इंडस्ट्री डाउन टर्न लेगी, तो आई विल नॉट बी अर्निंग दिस मच। कुड बी, मतलब आई एम सेइंग इट इज, मतलब आई विश पीपल हैव दैट प्रॉब्लम, दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी इन गुड प्लेस, right? If you have this problem, how to create massive wealth, that means you have done already like the basics and you are already earning enough. Now you are not saying कि मैं fire कैसे हूँ, you are saying मेरे को massive पैसा चाहिए। तो आपका शॉर्ट तो है। अब ये अगर ये नहीं भी आता massive पैसा, तो भी आपका कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं होने वाला। तो और उसके बहुत स्पेशल सोल्यूशन होंगे। सो जैसे अगर कोई बैट्समैन इंडिया के लिए खेल रहा है या बॉलर, तो उसकी कोचिंग भी अलग होगी। उसका कोई ये जनरल नहीं होगा कि एक्शन अच्छी करो, फिटनेस, ये वो उसके लिए स्पेशल बनेंगे रूटीन, कि उसके लिए ये फिटनेस रूटीन होना चाहिए, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत स्पेशल हो जाता है। तो यू फील कि एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम की जो डिबेट है वो इररेलेवेंट है, क्योंकि एक्टिव इनकम बढ़ेगी तभी तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम कुछ कर पाओगे जिससे तुम्हारी पैसिव बनेगी। कोई साइड में ऐसा नहीं होता ऑटोमेटिक एंड ऑल ऑफ दैट, जो इतने गेट क्विक रिच स्कीम्स बताते हैं। देखो पैसिव इनकम सेफली आपका 10-11% बनेगा, बट जो गेट क्विक रिच स्कीम्स होती है वो मतलब वो करते रहे लोग, मतलब उसमें द हाउस विंस, राइट, कैसीनो, वो उसमें बहुत क्लियर है कि गेट क्विक में ब्रोकर विंस, द हाउस विंस। उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाएंगे। फ्यूचर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स, सेम, मतलब इन माई माइंड FNO, ये रियल मनी गेमिंग एंड क्रिप्टो आर ऑल सेम। मतलब उसको करने, मतलब देयर कैन बी साइंटिफिक वेज ऑफ डूइंग इट, बट मेजॉरिटी जनता 99% उसको गेट रिच क्विक की तरह ही करती है। हाँ, एंड दे लूज मनी, हु विंस इज द हाउस विंस। तो पैसिव इनकम बनाने के जो शॉर्ट तरीके हैं वो सब में हाउस विल विन। यस, वो मुझे तो लगता है नहीं कि वो ये सब पैसिव। व्हेन पीपल थिंक ऑफ पैसिव, दे थिंक कि कोई जगह रेंट पे ले लेंगे, दोज आर लेजिट पैसिव इनकम, बट फॉर दैट पैसिव इनकम टू मैटर यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट और लॉट ऑफ सेविंग। कि 1-1.5 लाख रेंट है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको महीने का 1 लाख चाहिए, तो आप ये पकड़ लो पैसिव इनकम 10% से ज़्यादा तो नहीं आएगी कहीं। तो साल का 12 लाख चाहिए, तो 1 करोड़ 20 लाख का सेविंग है। वो सेविंग आएगा कहाँ से? उसके लिए अर्निंग करना पड़ेगा। तो पहले अर्निंग में फोकस। हाँ, चलो अब अर्न करने लग गए, तो अर्न करने के बाद FDs में लगाना चाहिए कि बॉन्ड्स में लगाना चाहिए? FDs वर्सेस बॉन्ड्स। ऑब्वियसली मतलब ईच हैज़ इट्स ओन बेनिफिट, बट उसके पहले भी 2-3 स्टेप आई विल, मतलब बिफोर इन्वेस्टिंग, कि वेरी सिंपल द फ्रेमवर्क होता है एक, कि टर्म इंश्योरेंस, द फ्रेमवर्क, टर्म इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, इमरजेंसी फंड कर लो। एक्सप्लेन इमरजेंसी फंड वर्सेस इंश्योरेंस। इमरजेंसी फंड इज आपकी जॉब चली जाए, तो आपके पास 6 महीने का तो पैसा होना चाहिए। सो इट डजंट लाइक स्टॉप योर पीस। इट्स नॉट फॉर योर हेल्थ, और इट्स नॉट फॉर योर हेल्थ। इट कुड बी जॉब गई, कहीं कुछ भी हो गया, मतलब देयर आर लाइक लॉट ऑफ कोई लो प्रोबेबिलिटी इवेंट हो गई, आपका एम्प्लॉयर बैंकरप्ट हो गया, सैलरी भी नहीं दे रहा, कल से आना पड़ा, ये सब मतलब लेजिट कुछ भी, मतलब दैट वे अगर वो आपके पास वो 6 महीने का ये बन गया ना, तो आपका पीस तो बन जाएगा टू थिंक एक्चुअली लॉन्ग टर्म। ओके, सो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड सॉर्ट कर लो। यस, दैट इज फर्स्ट स्टेप। यस, देन सेकंड स्टेप इज कि अब आपको डिसाइड करना आपका जो एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है हर महीने 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी बन रहा है, यस, वो FD में डालोगे कि बॉन्ड में डालोगे? अगर आपका रिस्क कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, स्टॉक इतना भी, इक्विटी इतना भी नहीं, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप बॉन्ड में डाल सकते हो, नहीं तो FD में डाल दो। एक्सप्लेन बॉन्ड और FD में क्या फ़र्क है, कितने कितने रिटर्न्स आते हैं, दोनों के लॉसेस क्या है और पॉजिटिव्स क्या है? ठीक है, ये हम विन12 पे भी FD ऑफर करते हैं, बॉन्ड्स भी ऑफर करते हैं। अगर FD में देखा जाए तो
हम स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी जो करते हैं वो अभी कभी 8% दे रही होगी, बॉन्ड्स 10-11% यील्ड देते हैं। एफडी में यह है कि 5 लाख तक डिपॉजिट इंश्योरेंस में वो कवर्ड है, तो बैंक भी डूब गई तो आपका पैसा सेफ है। बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं, बॉन्ड हम ऐसे ही लाते हैं कि जहाँ हमें कंफर्ट है रिस्क पे, हम जहाँ खुद का भी पैसा लगा रहे हैं एज ए कंपनी, वही बॉन्ड लाते हैं। होता क्या है बॉन्ड और होता क्या है एफडी? एफडी तो सबको पता है। बॉन्ड इज कोई कंपनी लोन उठाती है, तो जैसे आप लेट्स से अगर इफ़ यू टेक हाउसिंग लोन, देन उसका लोन का जैसे ईएमआई होता है, सिमिलर बॉन्ड है ये कि सिक्योर बॉन्ड होता है, उसमें कोई कोलैटरल होता है। जैसे आपका हाउसिंग लोन है जैसे सिक्योर लोन, तो उसमें हाउस कोलैटरल, यहाँ कुछ बॉन्ड में कोलैटरल होगा। अनसिक्योर्ड बॉन्ड मतलब अनसिक्योर्ड लोन, तो कंपनी अगर लोन उठा रही है तो एक बॉन्ड की तरह से उठाती है, तो उसका रीपेमेंट शेड्यूल होता है जैसे आपके इसका होता है लोन का। अगर एक लोन उठाती है, वो लोन बॉन्ड के थ्रू अगर उठाती है कंपनी, तो कंपनी जब भी उसमें सिक्योर्ड बॉन्ड जो आप बोल रहे हो वो ऐसा होता है कि अगर कंपनी ने 100 करोड़ लिए तो उसके अगेंस्ट में कंपनी अपने 100 करोड़ का मे बी बिल्डिंग देगी, बोले देखो ये बिल्डिंग के अगेंस्ट में ले रहा हूँ। यस, सम देयर इज सम कोलैटरल, डिफरेंट काइंड, नीड नॉट बी एग्जांपल के। यस, गाड़ी दे देगी या रिसीवेबल दे देगी कंपनी, कुछ तो ऐसा देयर इज दैट इज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सो हाउसिंग लोन इज सिक्योर्ड, व्हीकल लोन इज सिक्योर्ड, गोल्ड लोन इज सिक्योर्ड, पर्सनल लोन इज अनसिक्योर्ड। उसी तरह कंपनी के भी बॉन्ड होते हैं सिक्योर और अनसिक्योर्ड। जैसे आप जब लोन लेते हो तो आपका एक ही होता है कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसके एक रीपेमेंट शेड्यूल। वैसे ही कंपनी बॉन्ड में अगर 1 लाख रुपए ले रही है तो उसका एक रीपेमेंट होगा कि इस टाइम पे मैं इंटरेस्ट पे करती रहूँगी और फिर कुछ टाइम बाद प्रिंसिपल करूँगी। ये एक तो एकदम एंड पे प्रिंसिपल होगा या बीच में थोड़ा थोड़ा होगा, तो ये सब। बट इट इज़ बेसिकली अ लोन टेकन बाय कंपनी। इट कैन बी सिक्योर्ड, इट कैन बी अनसिक्योर्ड। इफ इट इज सिक्योर्ड देन इट्स सिक्योर बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें तो कंपनी देती है। एफडी में आप अब 10 लाख रुपए बैंक में डालते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। बैंक कहाँ से देती है? वो भी तो ऐसे ही करती है, वो आपका एफडी का पैसा किसी कंपनी को उसने लोन पे दिया होगा। यस, कंपनी को देती है, रिटेल को देती है, कुछ भी देती है। तो टेक्निकली दोनों सेम ही चीज़ है, मतलब पैसा तो सेम तरीके से आता है। यस यस, वे ऑफ डीलिंग एंड प्रोसेस इज डिफरेंट। यस, एफडी थोड़ा कम रिस्क इसके लिए है कि अप टू 5 लाख जो सब रिटेल है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंडर आता है, बट इसलिए उसमें यील्ड भी कम है। अगर आप एफडी पहले निकालते हो मैच्योरिटी की तो यील्ड काफ़ी कम होगा। बॉन्ड आप मैच्योरिटी के पहले बेच सकते हो, उसमें यील्ड थोड़ा कम होगा, एफडी इतना नहीं होता जनरली। एफडी के एडवांटेजेस ये है कि 5 लाख तक मिल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस और एक बताता हूँ एफडी का। एफडी इज़ गारंटेड लिक्विडिटी, तो आप कभी जाके बैंक से पैसा ले सकते हो। बॉन्ड में आप तभी बेच सकते हो मैच्योरिटी के पहले जब कोई खरीदने वाला हो, जनरली होता है खरीदने वाला, बट इट्स नॉट, समबडी इज नॉट गारंटिंग यू दैट लिक्विडिटी। और कब तक, कितने टाइम का होती है मैच्योरिटी पीरियड बॉन्ड की यूजुअली? अच्छा, हम विन 12 पे जो बॉन्ड करते हैं वो 2-3 साल के ऊपर रहते नहीं है, सो सब 2-3 साल से कम ही होते हैं। राइट फ्रॉम 3 मंथ्स भी रहते हैं बॉन्ड। तो ये एफडी में है कि गारंटेड लिक्विडिटी है। बॉन्ड में जिस भी निकालना चाहो निकाल लो, बॉन्ड में 2-3 साल के लिए पैसा अटक सकता है। हाँ, अभी तक तो नहीं अटका है हमारे यहाँ, बट मैं बस बता रहा हूँ कि देयर इज जनरली अ बायर, वी हेल्प यू फाइंड बायर, मिल जाता है, बट अभी तक मतलब वो ये होता है। एफडी में रिटर्न कम है, राइट? तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी 8% की है, वो और भी कम होने के चांस है। अगर आपकी नॉर्मल बैंक एफडी आप देखोगे तो 6-6.5% की है। वही बॉन्ड में 10-11% यील्ड होता है। और एफडी में अगर आप देखोगे 8 साल के जो है 8% वाली यील्ड ये वो काफ़ी लंबी मैच्योरिटी की होगी, 3 साल। ये बॉन्ड में आपको 11% 6 महीने में भी वाले भी बॉन्ड होंगे। क्यों नहीं डालते लोग बॉन्ड में पैसा जब 11% रिटर्न मिलता है? तो नहीं पता, और एक तो नहीं पता, और दूसरा ये फॉर लॉन्ग टाइम दिस वेर ओनली एक्सेसिबल फॉर रिच एंड नाइस। तो ये जो लिस्टेड बॉन्ड्स हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ बॉन्ड में टिल 2022 मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाज 10 लाख, completely out of reach. In 22 SEBI reduced it to 1 lakh, and now in 24 second half it reduced to 10,000. तब 10,000 रुपये वाला भी बॉन्ड ले सकता है? हाँ, 6 महीने का बॉन्ड ले सकते हो जिसमें आपको 11% साल के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,000 रुपये डाल दिए और मैं साल की 11% रिटर्न मिल सकता है। इट्स फिक्स रिटर्न और इज देयर एनी अप एंड डाउन? इट इज़ फिक्स्ड, बट इट्स नॉट गारंटी। मतलब वो गवर्नमेंट की गारंटी जैसे होती है एफडी में 5 लाख तक, कि यहाँ कंपनी की गारंटी, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो आपको पैसा कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो पॉसिबिलिटी है। बट वो हमारे जैसे इवेंटुअल प्लेटफॉर्म में हम क्या करते हैं कि वी आर नॉट अ मार्केट प्लेस कि कोई भी बॉन्ड लगा दिया। हमारी खुद की रिस्क टीम है, हम वही बॉन्ड लाते हैं जहाँ हम अपना 2% इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड में, होल्ड टिल मैच्योरिटी करते हैं। तो एज इफ हम एक्चुअली अपना पैसा लगाते हैं, तो हम ऐसा ही
बॉन्ड लाते हैं जो हमें कंफर्ट है अपना पैसा लगाने के लिए। तो अभी तक हमने 4,000 करोड़ के बॉन्ड बेचे हैं, उसमें से 2,000 करोड़ टाइम पे रीपे भी हुए, बट वी हैवंट सीन एनी डिफॉल्ट। कितने परसेंट डिफॉल्ट होते हैं बॉन्ड्स? डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी, रेटिंग कैटेगरी, बट हमारे यहाँ तो अभी तक 5 साल में एक भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। बट इन जनरल वो प्रॉबिलिटी होती है, AAA भी हो सकता है डिफॉल्ट, BBB भी हो सकता है, वो हर एक मतलब तो A रेटिंग में कुछ 1-1.5 होता है उसके आसपास, और BBB में कुछ 2-2.5% प्रॉबिलिटी होती है। सो जैसे एक क्रैश आया था ग्लोबल बॉन्ड्स की वजह से, AAA करके रेटिंग से बेच दिया था, बट था नहीं AAA। तो ये सब तो सब फेक किया जा सकता है अगर पूरा मार्केट सब लॉबी करने पे आ जाए तो। 2008 was technically this crash, right? Rating agencies were partly responsible in my opinion. The larger was कि उसमें कोई skin in the game नहीं था। उसमें क्या हो रहा था कि जैसे मैंने आपको लोन दिया, ये लोन मैंने आप किसी को बेच दिया, उसने किसी को बेच दिया। इंडिया में वो अलाउड ही नहीं है। अगर कोई NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, जो बैंक नहीं बट जो लोन दे सकती है, उनको RBI से लाइसेंस, अगर मैं लोन पोर्टफोलियो किसी को बेच रहा हूँ तो उसमें पहला लॉस मेरा होता है 5-10% का। सो आई हैव स्किन द गेम। प्लस मुझे वो 3 महीना अपने बैलेंस शीट पे कम से कम रखना पड़ता है। मतलब मैं वो लोन ऐसे आज रात को लोन दिया और रात को बेच दिया, ऐसा नहीं होता। उसे 3 महीने अपने बैलेंस शीट पे रखना होता है। उसके बाद मैं अगर 100 लोन ये कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ वो, तो उसमें से पहले 5 या 10 जो डिफ़ॉल्ट होंगे वो मेरे जेब से जाएगा, उसके सिवा अलाउड ही नहीं है। तो आप यहाँ वो होना मुश्किल है, बिकॉज रेगुलेशन ने काफ़ी सही काम किया है। तो वो जो था वो रेटिंग एजेंसीज की वजह से था ही 2008 क्रैश। बट ये था कि जो बैंक, जो NBFC आज लोन दे रही है, वो बेच रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उस पर अपना मार्जिन कमा रही है। तो इमेजिन कि आपको पैसा बांटना है, हर लोन बांटने पे आपको पैसे मिल रहे हैं, बट वो लोन डिफ़ॉल्ट होने पे आपको कोई ये नहीं है, तो आप कितना बांटोगे? बहुत, जितना बांट सकते हो, राइट। तो वही हो रहा था। तो फाइनली एक दिन पार्टी खत्म हो गई और क्राइसिस आ गया। बट इंडिया में मुझे लगता नहीं कि वैसा होगा, मेनली बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो FD वर्सेस बॉन्ड में यू वुड चूज बॉन्ड? बिकॉज आई रन Wind12, तो मतलब मुझे तो पता है कि हम जो बॉन्ड ला रहे हैं और मेरा रिस्क एपेटाइट है, तो मैं वही डालता हूँ, मैं FD में नहीं डालूंगा। बट अगर ये देखो, ये बहुत इन्वेस्टर स्पेसिफिक है, अगर आपको रिस्क ही नहीं लेना डालो FD, तो डालो FD। बट FD में 5 लाख रुपए से ऊपर डालने में तो रिस्की है ना, अगर डिफॉल्ट हो जाए तो। यस। FD का डिफॉल्ट रेट क्या होता है? बैंक डूबने नहीं देता RBI जनरली, बहुत कम होगा। बट हुआ ऐसा नहीं है जैसे PMC बैंक हुआ। हुआ है पहले, तो होता रहता है। तो obviously I'm not an advisor here, but unless it's HDFC, ICICI, Kotak, SBI टाइप ऑफ बैंक, 5 लाख से ज़्यादा तो नहीं डालना चाहिए। क्यों? स्कैम्स हो सकते हैं, मतलब यू नेवर नो। फाइनेंशियलाइजेशन जब होता है ना, तब लोग काफ़ी दूर हो जाते हैं मतलब रियल बिजनेस से, तो वो अंदर क्या चल रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है। जो बहुत सारे 5 लाख से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए एक बैंक के, तो 25 FD ले लो 5-5 लाख की, कर सकते हो। बट वो मतलब हाँ, जैसे ये 3 बैंक तो RBI ने बोला कि ये कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, HDFC, ICICI, SBI। तो वहाँ तो मुझे पता है कि वहाँ RBI इतना ध्यान देगा, और वहाँ डूब रहे, वो डूब गए तो कंट्री डूबना, राइट। तो सब डूबने वाले। हाँ, तो कहीं भी लगा लो, हाँ, पैसे तो नहीं बचे। फिर तो कहीं भी लगा लो तो बहुत। तो बट बियॉन्ड दैट नहीं पता, मतलब और ना कोई डिलीजेंस कर रहा है। जैसे हम बॉन्ड में हम खुद का डिलीजेंस करते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं, तो हम पूरा छान छान के देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। मैं पर्सनली बॉन्ड में लगाता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक को बोलूँगा बॉन्ड में लगाओ। मैं इनफैक्ट किसी का अगर रिस्क नहीं है तो मैं बोलूँगा मत लगाओ बॉन्ड में। What about म्यूचुअल फंड वर्सेस गोल्ड? आई एम वेरी एंटी गोल्ड इन दैट सेंस। एंटी गोल्ड? हाँ। भाई अभी तो अच्छे रिटर्न दे दिए थे उसने। अभी इट्स टाइम नॉट, मे बी जो चल रहा है अभी 60% लास्ट यार देखो, जस्ट बिकॉज समथिंग हैपेंड इन लास्ट 2 years और विल हैपन नेक्स्ट 2 years, उस पर मतलब वो तो प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है, राइट। मतलब कल के कहने के लिए तो इक्विटी भी हाफ जा सकती है, गोल्ड भी डबल जा सकता है, या गोल्ड भी हाफ हो सकता है, तो आप उस पर बेट नहीं लोगे। मुझे फंडामेंटली ये लगता है कि गोल्ड एक जब भी कहीं पे इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, उसका एक बैकस्टॉप गोल्ड है। लोग इसलिए गोल्ड भागता है जब भी इंस्टेबिलिटी।
उसका कोई रियल बिजनेस वैल्यू नहीं है. जब आप स्टॉक खरीदते हो यू बिकम ओनर ऑफ द कंपनी, तो उसका कोई वैल्यू है. वो प्रॉफिट बढ़ेगा तो देयर इज सम प्राइसिंग, समथिंग हैपन एंड यू नो कि प्रॉफिट बढ़ेंगे. तो द सर्टेनिटी ऑफ स्टॉक इक्विटी गोइंग अप और म्यूचुअल फंड स्पेशली वेर इट इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, वेरी एंड रिसर्च बाय अ फंड मैनेजर, किसी एक्सपर्ट ने, तो उसका काफ़ी अच्छा चांस है. गोल्ड आपके हाथ में ही नहीं है. मतलब देन हिस्टोरिकली गोल्ड ने पैसे बना के दिए लोगों को, बनाए हैं. एक तो उसमें ईयर हर साल नहीं, मैं उसमें ये करता हूँ, अगर आप डॉलर टर्म्स में देखोगे तो काफ़ी कम बना है. वो रूपी डिप्रिशिएट हुआ इसलिए गोल्ड. इफ यू इंडिया में रहते हो, इंडिया की बात करते हैं. पैसे बने लोगों के. हाँ, नहीं तो स्टॉक मार्केट में भी बने हैं, ठीक है. और बने इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी बनेंगे. पहले तो लोगों के रियल एस्टेट में भी बहुत पैसे बनते थे. मतलब मैं जितना एंटी गोल्ड हूँ उससे ज़्यादा तो मैं एंटी रियल एस्टेट हूँ. बात करेंगे इस पे. हाँ, बट तो आई एम सेइंग कि जस्ट बिकॉज किसी ने बना लिए इसका मतलब ये नहीं है. अगर लेट्स से आपने एंजल इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने 100x बना लिया, इसका मतलब सबको एंजल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे नहीं होता, राइट. तो आप देखो कि हाई प्रोबेबिलिटी क्या है. तो मुझे लगता है कि वो इन टर्म्स ऑफ दैट हाई प्रोबेबिलिटी इक्विटी म्यूचुअल फंड इज मच बेटर कंपेयर टू gold. And again, nobody knows the future. I'm just talking about SIP in mutual funds वो ज़्यादा better है than gold. Yes. Just because of gold आपके हाथ में नहीं है, SIP आपके हाथ में, आपको पता है कंपनी कौन सी बढ़ रही, कौन सी नहीं बढ़ रही. नहीं, और इंडिया बढ़ रहा है, आपको मतलब पता है, डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, राइट. ट्रेजेक्टरीज पता है, लाइक सेक्टर्स पता है. जो म्यूचुअल फंड वाले डाल रहे हैं वो कोई सोच के डाल रहा है, राइट. एक्सपर्ट है वो. नहीं तो इंडेक्स तो बढ़ ही रहा है कि मतलब जो भी कंट्री स्टेबल है काफ़ी, एज अ कंट्री वी आर वेरी स्टेबल, राइट. मतलब अगर रिजीम भी चेंज होती है तो भी पीसफुली हुआ है. तो ये सब देख के तो कंट्री तो आगे, मतलब इफ़ यू आर लॉन्ग ऑन इंडिया यू शुड, मतलब हाँ, लेट मी पुट इट दिस वे, इफ़ यू थिंक कंट्री इज गोना डू वेल देन यू शुड पुट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड. इफ यू थिंक कंट्री इज नॉट गोना डू वेल यू शुड पुट इन gold. And I firmly believe कि countries don't know. I'm also a firm believer of. हाँ. Indian stock market में लगाना चाहिए, US stock market में लगाना चाहिए. If you ask me if you are looking at individual stocks and which stock market to look at, then US is far better market. Okay. The reason is कि वो पूरी दुनिया के वहाँ representation है, वहाँ की companies दुनिया पे राज करती है. तो अगर आप individual stock picking करते हो, then probably that is the one. Yes, because you get lot of variety. For example, अगर मुझे AI में bet करना है, जिस दिन लेट से चैट जीपीटी आया, मेरे को समझ गया कि यार ये दुनिया चेंज हो गई. अब मेरे को इंडिया में स्टॉक मार्केट में है कौन सी कंपनी उसके लिए? यू एटलीस्ट हैड एनवीडिया. यू एंटर्ड मच बिफोर, बट इवन लेट से व्हेन चैट जीपीटी केम, उस टाइम पे भी मैं कोई एंटर करता तो शायद एनवीडिया. अब वो एआई स्टॉक राइड करने वाले, वहाँ काफ़ी स्टॉक मिलेंगे जो एआई की वजह से बड़े बनेंगे. हाँ, तो यहाँ वो थीम ही नहीं है, वहाँ ऐसा स्टॉक ही नहीं है. तो अब तो अगर आपने कुछ आइडेंटिफाई भी कर लिया तो इंडियन स्टॉक मार्केट में वो थीम में स्टॉक ही नहीं मिलेगा आपको. तो बट फिर अगर ओवरऑल मार्केट पे करना हो, जैसे इंडेक्स पे करना, दैट आई एम नॉट रियली श्योर कि आई एम लॉन्ग ऑन इंडिया, आई डोंट नो अबाउट यूएस. सो लेट्स गेट टू इंडिया. इंडिया के स्टॉक्स इंडिविजुअल पिक करना है ज़्यादा बेटर कि रियल स्टेट? स्टॉक्स वर्सेस रियल स्टेट. डेफिनेटली स्टॉक्स. क्यों? रियल स्टेट में अनरियलिस्टिक रिटर्न्स बनते हैं. वो स्टॉक्स में भी बनते हैं. मतलब इफ यू पिक वन एग्जांपल आई कैन ऑलवेज गिव यू मोर एग्जांपल्स. बट नेट डू यू थिंक अगर आप टियर 2 टियर 3 में रहते हो तो आपने रियल स्टेट में पैसा लगाया, यू मेक मोर मनी, और स्टॉक्स में? स्टॉक्स मतलब आप टियर 2 की रियल एस्टेट को कंपेयर कर रहे हो तो उसको माइक्रो कैप्स देखो, वहाँ बतेरे स्टॉक्स मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए. बट आप अगर एक सिटी में रहते हो तो आपको पता होता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है. यू हैव लॉट ऑफ लोकल इंटेल वर्सेस स्टॉक्स में. वो इंटेल आपको स्टॉक्स में बहुत डिफिकल्ट होता है ना. स्टॉक्स में टिप्स आती हैं. यू आर बेसिकली व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक, और लेट्स से यू आर बेसिकली सेइंग आई नो बेटर देन इंडेक्स. मैं इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न कमाऊंगा, आई नो बेटर देन इंडेक्स. सो यू आर सेइंग यू आर स्मार्ट. तो आपको लैंड में स्मार्टनेस दिख रही है तो स्टॉक में भी फिगर आउट कर सकते हैं. स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड यू कैन ईजिली पिक अ थीम. वैसे स्टार्टअप भी स्मॉल केस जैसे, या आपको स्टॉक्स भी रिसर्च करना ऑनलाइन बहुत फ्री है. तो ऐसा आई एम सेइंग जिसको टेक्नोलॉजी आती नहीं है वो करे रियल एस्टेट में. बट इफ आई एम सेइंग व्हाई डू यू फील रियल एस्टेट में पैसे नहीं बनते ज़्यादा? नहीं बनते, नहीं ऐसा नहीं है. स्टॉक से कम बनते वैसे. हाँ, आई एम सेइंग कि रियल एस्टेट में रिस्क बहुत ज़्यादा है. क्या?
आपने लैंड ले लिया, उस पर किसी ने इंक्रोचमेंट कर दिया। मुझे ऐसे बहुत सारे केसेस पता है कि लोगों के 20-20, 30-30 साल पहले खरीदी हुई लैंड पे भी कुछ हो ही नहीं रहा। आपने सोचा यहाँ हाईवे जाने वाला है, वो हाईवे चेंज हो गया, यहाँ ये कंपनी आ रही है, वो चेंज हो गई, राइट? तो स्टॉक में भी हो सकता है। हाँ, स्टॉक में भी हो सकता है। कंपनी के प्लान्स थे, चेंज हो गए, कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश थी, डाउन हो गई। I'll give you one example. There was a stock market, न्यूज़ डार्लिंग थी वो, सुजलॉन करके, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब फटेगा, बहुत बड़ा बनेगा, people invested, didn't make any money. But you can exit, right? Same thing. So I'm saying you can exit immediately. यहाँ रियल एस्टेट में वो करिए, एक तो इलिक्विड है, प्लस यूर एक्सटर्नल इवेंट पे है। यहाँ कंपनी अच्छी नहीं करती ना, वो भले एक्सटर्नल इवेंट हो, उसके आपको मतलब यू कैन ट्रैक इट मच मोर इजीली। यहाँ बहुत रैंडमनेस है वो इवेंट में। बट इस रैंडमनेस का एक फ्लिप साइड भी है। अगर आपने रियल एस्टेट पे एक साथ पैसे डालिए थोड़े, तो आपका ब्लॉक हो जाएगा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी, ठीक है, वो ब्लॉक हो गया। थोड़ा सा भी मार्केट अप एंड डाउन हुआ, ट्रेंड आया, तो आप इतनी इजीली डर के निकालोगे नहीं पैसे, पड़ा रहेगा। स्टॉक मार्केट पे एक न्यूज़ आई, आप एकदम से बाहर निकाल दोगे पैसे, अप एंड डाउन कर दोगे, तो देन यस, नहीं वो सही है, मतलब दैट्स डेफिनेटली अ प्रो फॉर रियल एस्टेट। बट आई एम अगेन सेइंग कि वन हु इज डूइंग दिस, ही इज बिलीविंग ही इज स्मार्ट देन मार्केट। तो अगर वो इतने छोटी चीज़ के लिए कर रहा है तो उसको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, तो इंडेक्स में डालो। तो आई एम सेइंग कि यू, वेयर इज ईजियर टू बिल्ड स्मार्टनेस, रियल एस्टेट में? क्योंकि हियर्स माय क्यों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, बहुत मुश्किल से पैसे कमाए, ओके, किसी ने जैसे जैसे करके 1 करोड़ रुपए जोड़े ना, उसके बाद ऑप्शन है कि वो 1 करोड़ रुपए स्टॉक्स में डाल दे, या 1 करोड़ रुपए उसको दिख रहा है कि उसका शहर, उसका गांव जो भी है, जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ, राइट, मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट में TCS इन्फोसिस आ गया, राइट में अदानी अंबानी आ गए, मतलब फिर टॉप साइड पे, नॉर्थ साइड पे IIMITs आ गए, साउथ साइड पे पैलेडियम और पार्क होटल्स आ गए, ताज आ गए। लाइक आई नो, आई कैन सी कि चारों ओर से कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है, सो आई कैन सी माई सिटी ग्रोइंग। आई हैव मच बेटर इंटेल, या मेरे पास मच बेटर ग्रोथ विजिबिलिटी है, और सामने दिख रहा है कि क्या बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे दिख रहा है कि पैसे बढ़ जाएंगे मेरे। मैं लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी पैसे डालूंगा, पैसे बढ़ जाएंगे। द क्वेश्चन यू आस्क इज कि कहाँ स्मार्टनेस बिल्ड करना आसान है, जहाँ ज़्यादा खेल सकते हो। सो ये गेम है, तो आपको खेल के ही पता चलता है। जैसे स्विमिंग होता है ना, वो स्विमिंग करके ही पता चलता है, वैसा बीटिंग द मार्केट इज़ अ गेम, ठीक है। तो आपको खेल के ही पता चलता है, और खेलने के 2-4 रूल होते हैं, राइट। 2 बेसिक रूल ये होते हैं कि आपके अगर चिप खत्म हो गए तो आप खेल नहीं सकते, राइट। हाँ, और जब अगर आप चिप लगाओगे नहीं तो आप गेन नहीं करोगे। स्टॉक मार्केट में वो लोअर टिकट साइज में आप ये कर सकते हो। सो आपका जब 1 करोड़ का कॉर्पस होगा, तब तक इवन इट विल टेक एटलीस्ट 5 years इन माई सेंस टू बिल्ड 1 करोड़ का कॉर्पस। तो तब तक आप स्टॉक में 5,000 10,000 करके आपको पता चलेगा आर यू अ गुड स्टॉक पिकर और नॉट। एंड इफ आई एम नॉट, देन यू शुड, यूर मतलब देन यू कि रियल एस्टेट में करना है तो करो, बट दिक्कत वही है कि तो आप रियल एस्टेट में, सो यू एंड वो 5,000 में अगर आप नॉट स्टॉक पिकर नहीं हो तो इट डजंट पिंच यू। Imagine now you are not a good stock picker, you picked wrong real estate also, but now you have blocked 1 crore, very hard to get out. Plus there is a lot of real risk. But net अगर देखो 93% जो stock pickers होते हैं इंडिविजुअल, वो लॉस करते हैं, they have incurred losses, सेबी का डेटा है, right, more than 93%। नहीं यार, वो FNO वाला है, वो स्टॉक का नहीं है। स्टॉक का आई डोंट रियली नो कि डेटा, इंडिविजुअल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेडर FNO इज गैम्बलिंग इन, मतलब वो जो FNO में साइंस करने वाले या मतलब एक प्रोफेशन की तरह अप्रोच करने वाले 1-2% लोग होते हैं, बाकी गैम्बलिंग होते हैं। तो गैम्बलर तो लॉस करेंगे, यू कांट रियली कंपेयर। मतलब कंपेयर ही करना है ना, तो ये करो कि जो मटका लगता है टीयर या 3 पत्ती, उसको कंपेयर करो। डोंट कंपेयर रियल एस्टेट एंड FNO। I was also listening to अश्वत्थ दामोदरन, okay, वो भी ये बोलता है कि 98% लोग जो ट्रेडर्स होते हैं, forget FNO और नॉर्मल, doesn't matter, इंडिविजुअल स्टॉक पिकर्स, वो इंडेक्स बीट नहीं कर पाते, हाँ, इन 10 year run, yes, right। बट ऐसे रियल एस्टेट में 98% डेटा नहीं होगा। आई डोंट नो, डेटा ही नहीं है यार। मैंने देखा है, जो मेरे पापा के देखे 1-2 ये खरीदे हुए जगह। बट किसी का ऐसा सुना है जिसने 10 साल 20 साल पहले जमीन खरीदी, आज वो कम प्राइस की है?
कम ही नहीं है, बट वो इंडेक्स से कम है। अरे इंडेक्स 12% पे भाई, तो मतलब व्हेन यू आर सेइंग कि लाइक 12 मतलब 6 साल में डबल हो रहा है, राइट? तो मतलब वो 12% 12 साल मतलब 4 गुना हो गई। यू हैव हर्ड केसेस जहाँ पे 6 साल में पैसा नहीं बढ़ डबल हुआ है रियल स्टेट में? यस, इन स्मॉल टियर 2 सिटीज। यस, मेरे पापा की खुद की है कि जो 10% बढ़ी है 6 साल में एक जगह। सो यू आर सेइंग कि अगर बहुत लोकल डेटा हो और आप मार्केट से स्मार्ट हो और रियल स्टेट में तब पैसे बनते हैं, तो आप सेम स्केल मार्केट में स्टॉक मार्केट में लगे वहाँ पे भी कमा सकते हो। यस, देखो मैं तो ये देखूंगा कि मेरे को रिस्क एपेटाइट बढ़ाना है ना, तो मैं उसको मिटिगेट भी करूंगा। सो जनरल प्रिंसिपल क्या होता है फाइनेंस में कि अगर आप हाई रिटर्न चाह रहे हो ना, तो आप हाई रिस्क ले ही रहे हो। एफडी से बॉन्ड में आ गए तो आपने रिटर्न ले लिया, रिस्क ले लिया। इक्विटी में गए और रिस्क ले लिया। अ गुड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जहाँ रिस्क आप अच्छी तरह मैनेज कर पाते हो। तो बॉन्ड में किस तरह की एक्सपर्ट हम करते हैं, प्लस देयर इज रेटिंग सेक्टर, यू कैन बिल्ड। इक्विटी में वो म्यूचुअल फंड वाला कर सकते हैं कि वो आपके लिए कोई एक्सपर्ट। अगर आप खुद स्टॉक में कर रहे हो तो आप बोलोगे मैं 5 स्टॉक में कर रहा हूँ, कम प्राइस से चालू कर रहा हूँ। वो रियल एस्टेट में करना बहुत मुश्किल है। आई एम सेइंग देयर कैन बी अ रियली गुड रियल इन्वेस्टर इफ योर बेस, एनीबडी कैन, like let me put it, if you have 100 crore to bet, then probably real estate and stock market are equal, because you can buy 50 lakh ki 10 properties and see how it works. You can buy 50 lakh ki 10 stock and how it works, and you, while buying that 50 lakh also, you'll build a hypothesis why this will grow 2x 3x in certain time period. Fair. वो 10 बेट करके आप सीखोगे वो गेम, और फिर आप अच्छे प्लेयर बनोगे। छोटे कॉर्पस पे नहीं करना चाहिए। अब आपके पास वो कॉर्पस नहीं है, अगर आपके पास है 1 करोड़ और रियल एस्टेट का एक ज़मीन ढंग का कोई 50 लाख के नीचे में, मतलब बहुत मुश्किल होता है, तो आप लोगे और 5 साल बाद पता चलेगा। वो स्टॉक आप 5,000 से चालू कर सकते हो, तो 5-10 स्टॉक में 50,000 लगा दिए, वो वर्स्ट केस आप 50,000 लूज करोगे, बट यू विल नो वेदर यू आर गुड फॉर इट और नॉट। बट इफ यू हैव बिग मनी देन रियल एस्टेट मेक्स सेंस। हाँ, तो डज इट और नो? आई एम आस्किंग। नहीं, आई एम सेइंग देन यू आर इन अ डिफरेंट लीग। देन अगेन आई विल से कि वो बहुत स्पेशल केस हो गई। हाँ, फिर वहाँ पे बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी होती है, स्पेशल प्रोजेक्ट आपके स्पेशल तरीके इन्फ्लुएंस होता है टू इन्फ्लुएंस। यस, जो जिसके पास 100 करोड़ है ना, वो प्लीज मेरी एडवाइस तो नहीं सुने, राइट? या किसी पॉडकास्ट की एडवाइस उसके लिए इन जनरल काम की नहीं, बिकॉज वो बहुत पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस होगी। अगर जैसे जो 100 करोड़ किसी पॉडकास्ट से बहुत सही इंसाइट मिल सकता है उसको, जो एक नई टेरिटरी ओपन कर सकता है उसके लिए पॉसिबल है। बट वो मतलब वो अगेन सेरेंडिपिटी है, मतलब वो जैसे अगर वो 100 करोड़ उसने किस में कमाए, अगर कोई रियल एस्टेट वाला ही बंदा है जिसको जिसने बहुत सही तरीका कुछ प्लेबुक बनाया है, राइट, कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कुछ तो उसका लॉजिक होगा कि मैं गवर्नमेंट का देखूँ कुछ तो उसको ऑब्वियसली रियल एस्टेट में करना चाहिए। बट कोई टेक एंटरप्रेन्योर जिसने कंपनी बेच के 100 करोड़ में, उसको घंटा पता नहीं कि मतलब देखते क्या है, 7/12 क्या है, ये कुछ पता नहीं, तो वो लाइक इज इट रिकमेंडेड फॉर हिम? इट्स लाइक हाँ, पुटिंग बिग मनी, यू कैन स्टिल पुट 50 लाख की 10 प्रॉपर्टी, 5 करोड़ गए तो भी उसको टेंशन नहीं, जाएंगे नहीं, मतलब इतना तो बेसिक्स तो करेगा, बट उसको नहीं फर्क पड़ेगा अगर वो अच्छा भी नहीं किया तो। अगर आपके पास 1 करोड़ ही है और आपने वो रियल एस्टेट में लगा दिए, इमेजिन ये सोचो कि आपके पास जितनी वेल्थ है वो 50 करोड़ आपने एक स्टॉक में लगा दी। When you don't have enough depth, आपका रिस्क कैपिटल नहीं है उतना। True. तो इसलिए मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स शुड स्टे अवे फ्रॉम रियल एस्टेट। घर ले लो, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स अ यूटिलिटी। बियॉन्ड दैट वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए कॉर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए, इज माई बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप डाइवर्सिफिकेशन करके रिस्क मैनेज कर रहे हो। डू यू थिंक रिच पीपल हैव मोर options in the world? Yes, it is like they have more wickets, right? More than money also. Let's say I've not seen lot of rich people, ज़्यादा रईस लोग FD में लगाते नहीं, पैसे उनके पास बहुत, लगाते नहीं FD वगैरह, कम लगाते, जितने मैंने नोटिस किया है। हाँ, सही है। एंड देन देखता हूँ कि उनका कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ पैसा बॉन्ड्स में, कुछ पैसा रियल स्टेट में, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में, कुछ पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में, कुछ पैसा स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, बहुत डाइवर्स होता है। यस। एंड जब उनसे बात करो 60-70% लोगों को जैक शिट, दे हैव नो आइडिया क्या कर रहे हैं। उनके पास कोई बंदा होता है जो उनके लिए बहुत ट्रस्टेड होता है और वो फाइनेंशियल एडवाइजर हर जगह लगा के रखता है। यस। डू यू थिंक ये नॉर्मल सैलरीड इंसान के पास भी इतने ऑप्शंस होते हैं?
नहीं होते, फाइनेंशियल एडवाइजरी की नहीं होते। सी देखो, तो आप बेसिक प्रिंसिपल सोच के वो थोड़ा इमिटेट कर सकते हो, नॉट द पोर्टफोलियो। हो क्या रहा है कि वो ज़्यादा रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, ज़्यादा रिस्क वाले प्रोडक्ट में जा रहे हैं, बट थ्रू सम फ्रेमवर्क्स दे आर मैनेजिंग दैट रिस्क। जैसे मैं बॉन्ड में बताता हूँ, बॉन्ड में हम क्या करते हैं, ओनली सिक्योर्ड बॉन्ड करते हैं, प्लस देखते हैं कि प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड सही है क्या, प्लस हमारा एक बेसिक फार्मूला रहता है, अगर एनबीएफसी है तो उसका लिवरेज इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि वो कौन से सेक्टर में लेंड कर रही है, उस सेक्टर के एवरेज एनपीएस क्या है, इस एनबीएफसी के उससे ज़्यादा या कम है। तो ये सब करके मैंने क्या कर दिया, छाट दिया पूरी चीज़ें। अब वो जो बचेगा वो अच्छा है, तो उसमें रिस्क मेरी मैनेज हो गई। उसके बाद भी हम लोगों को बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, 10 बॉन्ड्स में डालना चाहिए। तो आप रिटर्न अच्छा हाई प्रोडक्ट पे गए, उसकी जो रिस्क थी वो आपने कम कर दी, कम मतलब मैनेज कर दी कि ये अगर रिस्क प्ले आउट होती तो ये होता है, तो ये सिक्योरिटी है फॉर एग्जांपल। तो वैसे ही करना चाहिए। जो जैसे अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड है, वो क्या करता है कि आप बोलते हैं आपको स्टॉक नहीं आता ना, एक एक्सपर्ट डालेगा, वो 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। तो वहाँ रिस्क मैनेज हो गई कि अगर आपने एक ही स्टॉक में डाला और वही बैंकरप्ट हो गया तो प्रॉब्लम है। तो एक तो म्यूचुअल फंड मैनेजर डालता है, वो एक्सपर्ट की तरह डालता है, तो वो एक तो बैंकरप्ट होने का धोखा काफ़ी कम हो गया। दूसरा वो डाइवर्सिफाई कर रहा है कि एक सेक्टर नहीं चला, वो सभी 10 स्टॉक ऐसे डालेगा जहां उसको लग रहा है सेक्टर बढ़ने वाला है, बट अगर एक नहीं चला दूसरा ज़्यादा चला, तो ये सब तो आप जब आपके पास ज़्यादा पैसा होता है तो यू कैन डाइवर्सिफाई वेल एंड यू कैन गो फॉर हायर रिटर्न हाई रिस्क प्रोडक्ट एंड रिड्यूस रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन और बाय मैनेजिंग रिस्क। ये प्रिंसिपल है। तो अगर किसी के पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है तो मैं तो बोलूँगा कि कहीं भी मत करो पहले इमरजेंसी फंड। हाँ, क्योंकि रिस्क एपेटाइट ही नहीं है। वुड यू एडवाइस किसी को चैट जीपीटी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए? आई वुडंट बी अगेंस्ट इट। ट्विटर पे थ्रेड्स आ रहे हैं ना कि चैट जीपीटी के थ्रू किसी ने क्या क्या किया, 60,000 पर वीक कमा लिए, 2 लाख रुपए। यार वो तो मतलब 2000 और मतलब वो थ्रेड के लिए बनाते हैं, राइट? वो कंटेंट के हुक्स होते हैं भाई, यू प्रोड्यूस कंटेंट, सो यू नो। तो आई डोंट प्रोड्यूस फेक कंटेंट। नहीं, आई एम सेइंग कि वो नहीं, either you are genuine, but there are lot of people who produce fake content. तो वो उसमें मतलब trust level थोड़ा तो ये मुझे नहीं पता कि किसी ने लिखा मैं $60,000 कमा रहा हूँ, ये सब मतलब वो बकवास होता है। आई एम सेइंग कि with small quantities there is no harm in trying. So as long as you are sorted on downside risk ना, you can experiment। और शायद like मैं इंडिया में 2 रीज़न की वजह से बुलिश हूँ। देखो, एआई में फंडामेंटली चेंज क्या हुआ है, वो कॉन्वर्सेशन अच्छे करने लग गए हैं। एआई के जो एल्गोरिदमिक थे, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम वगैरह, वो काफ़ी अच्छे पहले से, अभी ऑब्वियसली वो ग्रो रहे, बट पहले से भी वो अच्छे क्वालिटी पे थे। व्हाट चेंज विद चैट जीपीटी 3.5 वाज को कॉन्वर्सेशन ह्यूमन लाइक लगने लगा, राइट? तो प्लस वो कॉन्टेक्स्ट आपका याद करने लग गया कि आप उसको बता रहे हो कि यार मुझे ये कॉफ़ी अच्छी लगती है, ये अच्छी लगती है, तो आप उसको बोलोगे मुझे ये डाइट बना के दो, तो वो जो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपकी जो हैबिट है वेज खाना नॉन वेज खाना, उसके हिसाब से बना के दे रहा है, राइट? तो एडवाइज़र का काम ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी, रिस्क एपेटाइट, आपके ये सब ध्यान रखे। दूसरा में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो इंडिया में आ रहा है, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, कि आप कंसेंट दो और वो सब डेटा ये हो जाएगा। तो अगर कोई अच्छा एआई ये एडवाइज़र है जिसको नॉलेज है, जिसका ट्रेनिंग हो चुका है एलएलएम में बेस्ड ऑन एडवाइजरी, उसके पास आपका पूरा पर्सनल डेटा आ गया, प्लस आप जो उसके साथ चैट कर रहे हो उसके थ्रू आपका जो क्वालिटेटिव ये है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपको क्या वो, तो उसका एडवाइस धीरे धीरे सही होने ही लगेगा। इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आज होगा नहीं होगा वो पता नहीं। कितने टाइम में डू यू थिंक एआई एडवाइजरी विल बिकम रियल थिंग? 5 साल। See, as an entrepreneur, we are always optimistic. So we will. I think it will faster than 5 years. Could be. As an entrepreneur, same optimism, because the way AI is changing is just insane. Yes. Like same question का आंसर जो 6 महीने पहले दे रहा था वो और जो आज देता है. Yes. It's incredible. मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि अब मैं किसी कंप्यूटर से बात करूँ. हाँ. तो 5 साल is very long. मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा. हाँ. हो सकता है. मतलब I'm not ये denying. But मेट्रो वर्सेस नॉन मेट्रो कहाँ पे पैसे ज़्यादा बनते हैं? मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा पैसे बनेंगे, बड़े शहरों में ज़्यादा पैसे बनेंगे, बड़े शहरों में, नॉन मेट्रो, बड़े शहरों में. If you are generational wealth, then tier 2 is more peaceful. You can still make money.
But if you don't have generational wealth, then tier 1 cities. बैकपैक करो और आ जाओ tier 1 में. हाँ, get it somehow. Anyhow. Yeah. मतलब वही रास्ता है, मतलब पैसे यही बनेंगे. Yes, मुझे लगता नहीं कि tier 2 में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग रहते हैं, except for business people. But again, I will come back to ये, जैसे इंडिया ये कर रहे थे ना, इंडिया US, मतलब जितना मेहनत you are doing, अगर यही मेहनत आप इंदौर में रह के करते तो इसके 1/10 पैसे बनते. Agreed. तो वही मतलब हर साल एक आई फॉरगॉट दिस ऑथर जिसकी बहुत सारी बुक्स हैं यार, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो निकालता है टेलविंड कंट्रीज. हर 5 साल में निकालता है वो, हर साल या 5 साल में निकालता है कि टेलविंड कंट्रीज, और वो सिटीज़ और कंट्रीज और सिटीज़ के नाम लिखता है कि कहाँ पर मेजर टेलविंड्स है और वहाँ पे जाके तुम्हें जाना चाहिए इफ यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर. एंड ही फर्मली बिलीव, हर अपने आर्टिकल में लिखता है कि तुम अगर 20s में हो, बैकपैक करो और चले जाओ और वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ करो, जो भी करो उन कंट्रीज़ में करो, उन सिटीज़ में करो. सो यू वुड राइट कि सिलिकॉन वैली के बारे में लिखेगा, दुबई के बारे में लिखेगा, वाई यूरोप छोड़ देना चाहिए, क्यों चाइना जाना चाहिए, क्यों हांगकांग में होना चाहिए, क्यों मुंबई में होना चाहिए, बैंगलोर में, ऑल ऑफ दैट. लाइक ही विल ऑलवेज बी रेडी. देखो, कंट्रीज मूविंग इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट. यू रिक्वायर वीजा. हाँ, बट मूविंग सिटीज इन इंडिया इज वेरी इजी. अमेरिकन है तो वो अमेरिका के लिए लिखता है. हाँ, नहीं, अमेरिकन पासपोर्ट पे लोग जा सकते हैं. आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर इज अ लिस्ट. नो कि टेलविंड सिटीज कौन सी पूरी दुनिया में, वहाँ जाओ, वहाँ ज़्यादा पैसे बने. हाँ, हिज बिलीव इज, दिस इज व्हाट ही सेज, जो आप बोल रहे हो कि टॉप 20 सिटीज़ जहाँ पे बहुत तेज़ी से पैसा बन रहा है, वहाँ पे अगर तुम एवरेज भी हो तो तुम तुम्हारे शहर के टॉप 10% से भी ज़्यादा पैसा कमाओगे. यस. सो गो देयर एंड बी देयर. यस, ग्रेट. So I'm saying moving countries is very difficult. Moving cities is very easy. Comparatively. Yes. How do you trust जो लोग बोलते हैं शॉर्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जैसे आप बोलते हो कि 9%, 10%, 11% मिलेगा ही मिलेगा. हम नहीं बोलते शॉर्ट, हम बोल रहे हैं रिस्क है एफडी से ज़्यादा. अगर नहीं रिस्क लेना तो एफडी शॉर्ट क्यों है? क्योंकि वो 5 लाख तक है. अगर आप 1 करोड़ डाल रहे हो तो मैं भी नहीं बोलूँगा वो शॉर्ट है. नहीं, शॉर्ट रिटर्न की तो बात करते हो ना. वो फिक्स रिटर्न है, वो मतलब फिक्स रिटर्न, उसमें रिस्क फ्री नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ. बट फिक्स रिटर्न की बात करते हो ना, तो जैसे मान लो कितना % फिक्स रिटर्न बॉन्ड में? 11%. अब आप बोल रहे हो कि हमारे साथ इन्वेस्ट करो, 11% फिक्स रिटर्न मिलेगा, राइट? बहुत लोग बोल रहे होंगे, किस पे बिलीव करना चाहिए? 11% ये जेन्युइन रिटर्न देगा कि नहीं देगा? कैसे बिलीव कैसे स्कैम्स या रेड फ्लैग्स क्या ढूंढे लोगों में? ओके, अच्छा 11, अच्छा वो ढूंढना कौन रेगुलेटेड है कौन नहीं. तो एज अ रिटेल रेगुलेटेड वाले स्कैम नहीं करेंगे? कर सकते हैं, बट पहले तो आप ये निकाल दो कि जो अनरेगुलेटेड है वहाँ तो लोगों को डील ही नहीं करना चाहिए रिटेल को. ठीक है. अब रेगुलेटेड में आप छोटा ही ट्राई करो. अगेन मतलब देयर इज नो वे यू विल गेट स्कैम. इवन आई कैन गेट स्कैम, यू कैन गेट स्कैम, राइट? तो छोटे अमाउंट से ट्राई करो. ठीक है. अगर आपको लग रहा है 10,000 ज़्यादा है तो 1,000 से करो. अगर आपको 1,000 भी ज़्यादा कर रहा है तो मत करो. ग्रीड में मत बह जाओ, राइट? अगर 10 लाख डालने तो मतलब 10 लाख उसको ही डालने चाहिए उस रिस्क, बिकॉज जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है आपको तो ये राइट ऑफ करके इन्वेस्ट करना है, राइट? और फिर अगर आपको वो भी करना है तो ट्रस्ट मार्कर देखो कि ये रेगुलेटेड है क्या, ये कितने साल से है, ये फाउंडर वही कंपनी जो कह रहे चला रहे क्या 5 साल से, उनका लिंक्डइन क्या है, उसके कौन इन्वेस्टर है. देयर आर वेज. और उसके बाद भी छोटा ही डालो. मतलब वो सबसे सिंपल तरीका है कि कोई भी चीज़ करने से जो सीखते हैं वो पढ़ने से नहीं सीखते, राइट? तो जैसे जो स्टॉक पिकिंग का भी था, हाउ वुड यू नो वेदर यू आर गुड स्टॉक पिकर और नॉट? बाय डूइंग इट. बट डू ओनली दैट मच दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज टिल यू गेट कॉन्फिडेंस. तो कितने मिनिमम पैसे कमाता हो कोई इंसान जिसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए? 500 रुपये भी मतलब आप बचा रहे हो तो इन्वेस्ट कर लो. वो हैबिट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. एंड इट ऑल्सो शार्प्स योर स्किल. जैसे आप 500 कर रहे हो, राइट? वो आप एफडी में डाल रहे हो या बॉन्ड में डाल रहे हो या स्टॉक में डाल रहे हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता. तो 100 रुपये हर जगह डाल के देख लो जहाँ पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड में 100 नहीं, बॉन्ड में 1000 हो. फिर आपको पता चलेगा क्या चल रहा है वो एसेट क्लास में. तो आपको बाद में अच्छा ये लगेगा कि बॉन्ड में मुझे नहीं डालने, फेयर इनफ. या मुझे एफडी में ही डालने, फेयर इनफ. एफडी में नहीं डालने, फेयर इनफ. मैं स्टॉक अच्छे पिक करता हूँ, फेयर इनफ. बिकॉज वो तो आपका डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो दैट मतलब वो बाहर की स्टॉक क्या होता है, पी क्या होता है, वो सब एक जगह है. वो एक प्राइस मूवमेंट एक जगह है. वो जब आप टाइम स्पेंड करोगे तब सीखोगे. एंड चलो आपने बोला कि हैबिट बिल्ड करना ज़रूरी है, बट
कौन से अमाउंट की इन्वेस्टमेंट से एक्चुअल फर्क पड़ेगा, विच विल सिग्निफिकेंटली, अगर 10-12 साल तक लोगों ने किए, 15 साल तक किए, तो लोगों की लाइफ में कोई डिफरेंस पड़ेगा? यार 10-12 साल आप करोगे तो आप कितने से भी चालू करोगे वो पक्का फर्क पड़ेगा, फिर आप सीखोगे ऐसी जर्नी में ना। इट्स बेसिकली सेइंग कि राज को कब एक पॉडकास्ट करना, एक पॉडकास्ट पे कितना पैसा मिलेगा तो सेंस बनेगा, तो फर्स्ट पॉडकास्ट में जेब से डालना पड़ता है, राइट? बट यू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट, यू लर्न। तो अगर आप 500 से भी चालू कर रहे हो तो आपका जब सैलरी बढ़ेगा तो आप 500 का 1000 करोगे, 1000 का 2000 करोगे, 10,000 करोगे। बट वो आपने हैबिट तो बिल्ड कर ली पैसे इन्वेस्ट करने की, उससे वो इवेंचुअली 1-1 लाख होना चालू होगा। अगर आप हैबिट ही नहीं करोगे तो वो 1 लाख भी तब होने नहीं वाला। तो वो 500 रुपये को ये मत देखो कि वो 500 से कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आज 500 नहीं कर रहे हो तो कल 1 लाख नहीं कर रहे, बिकॉज वो खर्च करने की आदत है। तो रिटायरमेंट अर्ली के लिए नॉट ओनली कॉर्पस बट हैबिट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैबिट बिल्ड करो एंड देन कॉर्पस में आपने बोला 70 लाख की अगर इनकम नहीं है तो रिटायरमेंट अर्ली भूल जाओ यार। हाँ, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंडिया में सिर्फ प्रिविलेज है और बहुत ही प्रिविलेज लोग। यस, वी आर अ गरीब कंट्री। हमारा एवरेज इनकम 2 लाख है, 2-2.5 लाख कंट्री का एनुअल। यस, एनुअल। तो अगर आप एंड ऐसा कोई, अगर आप 25,000 रुपये कमा रहे हो तो आप टॉप 10% अर्नर्स में हो। आप 50,000 कमा रहे हो तो आप टॉप 5% अर्नर में हो, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ढंग से रह रहे हो तो आपको 1-1.5 लाख का महीने का इनकम चाहिए, तो मतलब साल का 12 लाख। अब आप 4% से करो तो 3-4 करोड़, ठीक है? आपको फिर अपने बच्चे के लिए चाहिए ये, तो अगर आप 1 लाख कर रहे हो तो 3-4 करोड़ से आपका चलना चाहिए, प्लस एक बच्चे के लिए 1-2 करोड़, तो 5-6 करोड़ होगा। तो वो 5-6 करोड़ जमाना किसका पॉसिबल है? मतलब अगर आप 5 करोड़ जमा रहे हो तो आपने 2.5 करोड़ सेव किया है, राइट? तो 2.5 करोड़ सेव किया तो लास्ट साल में कुछ लेट्स से ऑप्टिमिस्टिकली आपने 30 लाख सेव किया है, ठीक है? और आप जी कितने पे रहो कि एक तो आपका पोस्ट टैक्स सैलरी 42 लाख है, दैट मीन्स आपका प्री टैक्स 55 लाख होगा। तो वो बैठता ही नहीं कहीं। 1 लाख से नीचे कोई सर्वाइव हो रहा है टियर 3, मतलब चलो आपका अगर 10,000 में सर्वाइवल हो रहा है ना तो आप 1 करोड़ में कर सकते, आप ये मान के चलो। बट वैसा किसी का होता नहीं है जनरली। इसके बाद आपको घर भी लगेगा तो टाइम भी, उसके लिए भी आपको EMI ये करना पड़ेगा। तो वो अमाउंट सब 5-10 करोड़ के ऊपर जाता है और वो 50-60 लाख के ऊपर सैलरी जाती है। तब तक ये बैठता नहीं है रियलिस्टिकली। थ्योरेटिकली वन कैन से कि somebody can survive in 10,000, so he needs 1 lakh per year, or so he can survive in 15 lakh of corpus, or not actually चलो 30-40 लाख का कॉर्पस जो भी है। बट एक सैलरीड इंसान के लिए इंडिया में रईस बनना पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, लॉट मोर पॉसिबल। कैसे? वही कि मतलब सी वंस यू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन यू विल एटलीस्ट नो आई हैव टू रीच देयर, सो यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बट 70 लाख सैलरी थोड़ी होती है लोगों की यार होगी ना, अभी नहीं, इंडिया डेवलप हो रहा है। 10 साल बाद तो 70 लाख। आपका ऑडियंस क्या होगा एवरेज? 25, 26, 30, तो 40 के एज तक 70 लाख पहुंचेगा तो 45-50 में रिटायर होगा। उसको कहाँ आज रिटायर होना है? और नहीं उसका हुआ 40 में रिटायरमेंट, बट वो प्लान करेगा तो 45 में होगा, 50 में होगा, नहीं तो 60 में होगा। बट होगा तो सही। अगर वो प्लान ही नहीं करेगा तो उतना भी नहीं होगा। तो व्हाट फायर डज इज इट्स आल्सो वेरी गुड मोटिवेटर। इट सेट्स अ गोल कि भाई मुझे ये सैलरी चाहिए या ये कॉर्पस चाहिए, उसके लिए ये सैलरी चाहिए। आपका मैथ भले ऊपर नीचे हो बट एटलीस्ट यू विल स्टार्ट मूविंग। somebody who thinks about fire has much better finances than somebody who doesn't, because you will end up spending. I also believe if you're salaried employee अगर तुम और तुम किसी फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में जाते हो जहाँ पे पैसे बन रहे हैं, तुम्हें फाउंडर पे भरोसा है, तुम्हें इंडस्ट्री भरोसा है, जहाँ पे तुम देख रहे हो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है, और तुम अगर टॉप 100 एम्प्लॉयज़ के पहले आ जाते हो, लाइक 100 टॉप 100 एम्प्लॉयज़ में अगर तुम होते हो तो भी तुम्हारे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बिकॉज स्टॉक ऑप्शंस या एक्विजिशन या IPO पे तुम बहुत पैसे कमा लोगे। यस, बिकॉज दैट्स सैलरीज बढ़ेगी, मैनेजमेंट में तुम्हारे पहुंचने के चांसेस फास्ट हो जाएंगे। यार मुझे क्या लगता है पता है, वो सही है, उसका भी एक प्लेबुक है एंड वी कैन डिस्कस दैट। हाँ, और ESOPs में भी तुम्हारे बहुत पैसे बन सकते हैं, बिकॉज दैट्स आई थिंक दैट्स अ मच वाइजर थिंग टू डू इफ ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारी स्किल अलाइन हो रही है वो कंपनी से, और वो कंपनी की ग्रोथ भी हो रही है, वो मरने वाला स्टार्टअप नहीं है। यस, तो उसका एक सिंपल प्लेबुक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि
कई लोग स्टार्टअप के लिए बने ही नहीं रहते। वो नॉर्मली सैलरी भी, मुझे पता है, मेरे काफ़ी कॉर्पोरेट में दोस्त थे, और पहले तो ये होता था कि आपका पेडिग्री अच्छा चाहिए कॉलेज, अभी तो वो भी कॉर्पोरेट से भी कम हो रहा है। इफ़ यू परफॉर्म रियली वेल, मुझे काफ़ी 1-2 दोस्त पता है जिनका 50 लाख प्लस सैलरी है, जो IIT से नहीं पढ़े, जो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े और उनका हुआ है। नाउ कमिंग टू स्टार्टअप, मुझे लगता है उसका भी मतलब स्टार्टअप में आपका टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो जाके ट्राई कर लो, अगर अच्छा लग रहा है स्टार्टअप, देन देयर इज़ अ क्लियर प्ले बुक। वो है कि थोड़ा लेट चालू करो और हर एक एक्सपीरियंस लेवल के बाद अर्ली मूव करते रहो स्टार्टअप में, राइट? मतलब सपोज आपने ज्वाइन किया, यूनिकॉर्न में ज्वाइन किया, 1-2 साल के बाद आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, आपका स्किल सेट भी हो गया, गो टू $500 million कंपनी, देन गो टू $200 million कंपनी, गो टू $100 million कंपनी। ये होते होते क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होगा, आपको, आप अच्छे ऑपरेटर बन गए, आपकी ESOP भी बढ़ते जाएंगे एंड आपका जजमेंट भी बढ़ता जाएगा। और मे बी join a very young startup and stick with them for a long time. That's on very luck. मतलब you will never know whether this, मतलब for a new guy who is just out of college or 1-2 year after college to judge कि कोई यूनिकॉर्न बनेगा, वो तो VC को नहीं मतलब right, they can't even after so much professional ये they can't predict it with 100%, right? So it's a probabilistic bet, but as you grow in the ecosystem, your judgment also improves. You know what matters, what not matters. You see many more examples. But अगर judgment strong है और दिख रहा है बढ़ते हुए तो पक्का लेना चाहिए। हाँ। If you believe in the people that's around you, or maybe you're seeing somebody who you follow and it's growing year on year. Yes. Then don't leave that startup. That I've seen in my, very good case in a multi-billion-dollar startup. उसका एक लल पीरियड था, उसमें वो 4 मेरे, हाँ, I know those people, 4-5 people, उन्होंने कहा ये स्टार्टअप का कुछ हो नहीं रहा है. They started discussing negative thing. In 6 months, everybody left. The only one guy somehow, मतलब he survived there. And that guy is 28-year-old. He has already made 5 crore in ESOPs, cash, not vested ESOP. Vested ESOP are different. He's actually gotten liquidity of 5 crore. I know somebody. Yeah. Oh yeah. He joined a very experienced leader. वो लीडर ने XYZ अपनी कंपनी छोड़ी एंड एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया. स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद वॉज लुकिंग फॉर अ सीनियर लीडरशिप. बंदे को बुलाया, हायर करा. इस बंदे को हार्ड कोर बिलीव था कि ये फाउंडर फोड़ेगा. जॉइन दैट फाउंडर. केम फ्रॉम अ सैलरी ऑफ 1 crore जो सैलरी थी, वहाँ से आगे जो 1 crore साल की सैलरी थी, वहाँ से 18 लाख रुपए साल, 20 लाख रुपए साल पे आ गया एंड भर के ESOPs लिए. स्टक टू इट. बीच में डाउन आया, फिर भी स्टक टू इट. आसपास जितने इसके और लोगों ने ज्वाइन किया था ग्लैमर में ऑफ दैट, तो भी छोड़ दिया. ये खड़ा रहा. एंड हुआ, कंपनी स्टॉक मार्केट गई. स्टॉक मार्केट पे दिस गाय टुडे independently on stock market has more than triple digit crores, has made it, exited, and yet still has exposure in the stock market of triple digit. Wow. How much money do you feel is required to never work again? कितना पैसे बना लोगे तुम इंडिया में कि तुम्हें वापस काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? एटलीस्ट पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल. टियर 1 में अगर रह रहे हो, बहुत खर्चीला नहीं है, तो 10 crore इज दैट. फायर नंबर जो है हमने देखा है 10 से 20 में होता है. वो 10 crore अगर तुम्हारे पास है, तुम रिटायर हो सकते हो. प्लस घर है, प्राइमरी रेसिडेंस है, जिसका तुम्हें EMI वगैरह नहीं देना. अच्छा, नहीं कुछ भी नहीं है. अगर घर वर कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो घर 2 crore का पकड़ लो, 12 crore. 10 crore में 2 crore, 8 crore में भी हो जाता है. ऐसा कोई 8-10 crore इज समवेयर दैट नंबर. 10 crore अगर तुमने बना लिए तो तुम उसके बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं. पैसों के लिए. पैसों के लिए कितने पैसे बन जाते हैं पैसिवली अगर 10 crore हैं तो? देखो, आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लगाओगे तो आप पकड़ लो 10% रिटर्न बनाओगे तो साल का 1 crore बनेगा. महीने के 8-10 लाख रुपए तुम्हारे पास उड़ाने के लिए होंगे. हाँ, इज व्हाट यू आर सेइंग. ठीक है. वो लोगों का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो होता है कि 10 crore है तो मैं 1 crore अपने बेटे के एजुकेशन के लिए, 1 crore उसकी शादी के लिए, 2 है तो वो सब मिला के. बट हाँ, मोटा मोटा वो 10 के अंदर बैठ जाता है. बट 5 लाख रुपए महीना तो मिल जाएंगे तुम्हें उड़ाने के लिए. दैट्स मोर देन इनफ इन अ मेट्रो सिटी आल्सो. यस यस यस. विद अ कार EMI 5 लाख इज मोर देन इनफ. यस. क्या करोगे? यस यस यस. इवन 2 lakhs आर इनफ यार. मतलब हाँ, 5 लाख इज गुड मनी. यू कैन हैव अ ग्रेट लाइफ इन इंडिया स्पेसिफिकली. यस. 5 लाख से तुम्हें
आई मीन पैसे तो कितने भी कमी है, बट 5 लाख में तुम टॉप 1% जिंदगी जी सकते हो. टॉप 0.1%. 0.1%, या 1% तो लाइक 1 लाख सैलरी है तो उसका वो काइंड लाइक 10 लाख में तुम बिजनेस क्लास लाइफ जी सकते हो. हाँ, यस. तो 10 करोड़ इज योर नंबर, और 10 करोड़ कमाना इज one good company stop away. Yes. If you are a right guy, मतलब one good company away. And as a founder, we know कि there is always shortage of such great guys. Good people are always in shortage. कहीं है ही नहीं. What's the biggest mistake जो first time investors करते हैं? They start with wrong expectations. मतलब people who enter stock market think कि stock में 18-20% yield मिलेगा, mutual fund में 15 मिलेगा, and वो प्रोसेस उनका सही नहीं होता, तो फिर फटता है कि फिर मार्केट गिरेगा तो SIP स्टॉप कर देंगे. वो मिस्टेक वहाँ से आती है कि क्योंकि उन्होंने बेसिक्स में ही गड़बड़ किया है. तो बहुत मतलब मन में आया वो कर दिया वाला अप्रोच होता है, लॉजिकल नहीं होता, टॉप डाउन नहीं होता. किसी ने बता दिया स्टॉक अच्छा है, डाल दिया. That's the biggest mistake. Tip based. You know, सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट कब खुलते हैं? जब IPO होते हैं. ब्रॉडली, क्योंकि वो उसकी खबर इतनी फैलती है, लोगों को लगता है IPO में पैसा बनता है, तो लोग उसके वजह से डीमैट को. Do you think बनता है IPOs में पैसा? बनता तो ही, मतलब वो, बट वो मिनिस्क्यूल बनता है, उससे कोई मतलब लाइफ चेंजिंग नहीं बनता. वो बस मज़ा, मतलब एक एड्रेलिन है वो. So it's again एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, which was about कि अगर तुम्हें देखना है कंपनीज कौन सी बेटर करती है और कौन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसे कमाती है, कौन सी, तो यूजुअली लोग बात करते हैं कि सही टाइम पे एंटर करना चाहिए, तुम्हें स्टॉक प्राइस एंटर करना चाहिए. एंड देन जो 2-3 बड़े मार्कर्स होते हैं जिसको लोग देखते हैं, एक कि कंपनी में मैनेजमेंट चेंज कब हो रहा है, वो टाइमिंग मैच करते हैं. कंपनी की बड़ी न्यूज़ कब आ रही है, वो टाइमिंग करते हैं. कौन सा बड़ा हेज फंड या प्राइवेट फंड उसमें एंटर कर रहा है, पैसे डाल रहे हैं, कौन सा बिग बुल एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, उसके थ्रू डालते हैं. तो ये सारे जो बड़े बड़े मार्कर्स होते हैं, टाइमलाइंस, इन सबसे ज़्यादा अच्छा मार्कर होता है कि कंपनी कब बाय बैक करने वाली है और उनके फ्यूचर बाय बैक ऑप्शंस कब है. क्योंकि यूजुअली टॉप जो 1% लोग होते हैं कंपनी के अंदर, उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है which is not there out there in public, so they buy back much faster. और प्रमोटर खरीद रहे होते हैं स्टॉक्स, या अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने ऑप्शंस को स्टॉक होल्डिंग्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. यूजुअली दैट इज़ अ बेटर मार्कर हिस्टोरिकली. अगर तुम डेकेड बाय डेकेड लोग कंपनीज को कंपेयर करो, वे बेटर मार्कर देन कि कौन सा इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट कर रहा है. यस, पॉसिबल, मतलब लाइकली, वेरी लाइकली. सो आई जस्ट रेड दिस मॉर्निंग and I found this fascinating कि yes, makes such logic, common sense, but कोई बात नहीं करता इसके बारे में ज़्यादा. नहीं, उसका दिक्कत ये है कि वैसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रहेगी. तब यू वुड आइडियली वांट कि मैं हर महीना SIP कर रहा हूँ, या तो मैं किस तरह में, मैं तो लार्ज स्टॉक रिटर्न की बात कर रहा हूँ. यूजुअली लोग जो टाइमिंग्स देख के करते हैं, इज व्हाट आई वाज सेइंग. तो इट वाज जस्ट एन आर्टिकल दैट आई रेड. आई एम नॉट एन स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, ना मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, ना मैं टिप दे रहा हूँ. मैंने पढ़ा, कुछ फैसिनेटिंग, मुझे अच्छा लगा तो मैंने शेयर किया. मेक सेंस. दैट्स समथिंग दैट आई शेयर्ड. सो यू फील जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से एंटर करता है स्टॉक मार्केट पे, वो खत्म होता है. हाँ, फिर वो ठोकर खाता है और फिर सीखता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था. कुछ लोग सीख ही नहीं पाते. वो भी वैसे भी लोग होते हैं, जिनको नहीं सीखना हो तो वो बतेरे पॉडकास्ट देखेंगे बट कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं. तो या ओके, सो लेट्स मेक अ ब्लैंकेट एडवाइस टाइप. हाँ, गो अहेड, यू वर सेइंग समथिंग. नहीं, सेकंड जो देखते कि वो ग्रिड में बह जाते हैं. समबडी वाज आस्किंग मी कि मेरे को कोई बिल्डर ऑफर दे रहा है 12% महीने का, करूँ कि नहीं करूँ. अब मैं कैसे समझाऊँ कि भाई ये, बट वो मुझे प्लॉट भी दे रहा है. लिटरली समबडी आस्क्ड मी दिस कि प्लॉट भी गिरवी दे रहा है ना यार. मतलब वो तुम कुछ भी बताओगे, वो ग्रिड में इतना बह गया है, वो कुछ चमकने नहीं वाला. हो ही जाएगा. So if it is too good to be true and not proved by history, then it's a problem. It is not true. कोई बंदा देख रहा है और वो 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है. पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए उसने, 1 लाख तक कमा लिया. अब उसके पास पैसे हैं कि वो थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकता है. 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, whatever his thing is, right? 1 लाख के ऊपर कमा के उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? हाई रिस्क लेने का मन हो तो कहाँ करना चाहिए?
मिड रिस्क लेने का मन हो तो क्या करना चाहिए, लो रिस्क हो तो कहाँ करना चाहिए? रिस्क के पहले भी मैं ये बोलूँगा कि उसको पैसा वापस कब चाहिए, उस पर मैटर करता है। अगर 10 साल के बाद 10 साल में नहीं चाहिए तो वो इक्विटीज़ में जाना चाहिए। उसमें इक्विटी में लोअर रिस्क इज म्यूचुअल फंड, हाई रिस्क इज इंडिविजुअल स्टॉक्स। ओके। अगर 5 साल से कम है तो वो बॉन्ड में आ सकता है, उसमें रिस्क है तो, नहीं है तो एफडी में जा सकता है। और 6 महीने के नीचे अगर पैसा चाहिए तो डोंट लुक एट रिटर्न, कीप इट रियली एक्सेसिबल। सेम बैंक एफडी, नॉट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कुछ 6 महीने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके सेविंग अकाउंट में रहे तो भी कोई टेंशन नहीं। तो पहले आप बकेट डालो कि मुझे ये पैसा कब वापस चाहिए, और फिर इन्वेस्ट करो। उसमें आपके रिस्क एपेटाइट से हिसाब से इन्वेस्ट करो। बट जैसे यू सेड मिड वाला ऑप्शन व्हिच इज बॉन्ड्स, 11% उसमें वो भी आपकी रिस्क एपेटाइट है। हाँ यस, अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो, मतलब आपको वो भी, कुछ लोगों को ऐसे चाहिए था कि मेरे को फिक्स इनकम में बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए। अच्छा, विच इज ऑल्सो, मतलब ये कितने % रिस्क होता है तीनों में? चलो रिस्क बताओ तीनों परसेंटेज वाइज। फर्स्ट वाला सेविंग्स है तो कोई रिस्क ही नहीं है, सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का रिस्क है, बाकी किसी का रिस्क नहीं। एफडी में अप टू 5 लाख भी जीरो रिस्क है। बॉन्ड्स में? बॉन्ड में अगर ए रेटेड बॉन्ड में आप करोगे तो 1-1.5% जो भी है, या ट्रिपल बी में 2-2.5 है, वो % है। 2.5% रिस्क, मतलब हर 100 बॉन्ड में से 2.5 बॉन्ड्स के पैसे नहीं आएंगे वापस। यस, बट ये तो बहुत, उसके बाद आप क्राइटेरिया, जैसे हमने अभी तक 4,000 करोड़ के बॉन्ड किए, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, और सब ए रेटेड और ट्रिपल बी रेटेड है। सब पे 11% रिटर्न थी। यस, 10, 11, 11.5, 9, मतलब, और ये 5 साल से 11 की रेंज। हाँ, और ये 5 साल तक की है, मतलब ऐसा भी नहीं कि ये शॉर्ट टर्म है। और उसको आप डाइवर्सिफाई कर लो। लेट से अगर आपने 20 बॉन्ड में डाले तो भी अगर एक बॉन्ड भी डूबा 5 साल में तो भी 5% ही डूबने वाला है, तो साल का 1% डूब रहा है, तो यू स्टिल मेक 11 की जगह 10 या 10 की जगह 9 डाल रहे, तो विच इज ऑल्सो डिसेंट रिटर्न कंपेयर टू फिक्स। इक्विटी में रिस्क है कि कंट्री अच्छा नहीं करे। अगर आप SIP कर रहे हो तो वो प्राइसिंग रिस्क शॉर्ट टर्म का जो है वो चला जाता है। स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में रिस्क है कि कंट्री अच्छा ना करे। स्टॉक में वो फिर आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, बट बड़ा रिटर्न भी ले रहे हो, तो वो वहाँ पे 0 या 100 गेम है। हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें भी। फिर हाँ, जो ब्लू चिप स्टॉक है उसमें डाउन साइड कम है, लेट्स से SBI, ये अपसाइड भी कम है। अपसाइड भी, तो फिर जो छोटे स्टॉक है उसमें अपसाइड कम है। ये तो स्टॉक इन्वेस्टिंग तो मैं कहूँगा कि आप छोटा ही चालू करो, फिर आपकी जैसे लर्निंग बनेगी, और हर एक का एप्टीट्यूड अलग रहता है, एंड देन यू डबल डाउन। एंड दैट एक्चुअली दिस इज नॉट फॉर स्टॉक, इट्स ट्रू फॉर बॉन्ड। FD में नहीं, क्योंकि FD इज़ वेरी क्लीन एंड अप टू 5 लाख। ये बॉन्ड में इनफैक्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की FD जो हम ऑफर करते हैं उसमें भी छोटा ही चालू करो, जस्ट बिकॉज 5 लाख 5,000 डाल के तो देखो क्या होता है। बॉन्ड में भी डालना है 5,000 10,000 डाल के तो देखो, फिर सीखोगे। मतलब हम जो बता रहे हैं या कोई भी एक्सपर्ट कुछ भी बता रहा है, वो एक रिस्क है, उसका एक रिस्क का ये है, डिस्क्रिप्शन है, राइट? बट वो तो आप फील करोगे तभी आपको रिस्क पता चलेगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी 1,000 का SIP करो, 5,000 का SIP करो, देखो क्या होता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे यहाँ डालना है, नहीं डालना है, फिर जो करना है करो। तो ऐसे 25% डाल के रखो, क्योंकि उससे शुरुआत में, स्टार्टिंग पॉइंट में, फिर आपको जैसे एसेट आगे पीछे करना है आप कर लो। I just love you didn't mention gold in real estate at all. गोल्ड आइल से कि 5-10% कर सकते हो हेजिंग के लिए, रियल एस्टेट तो नहीं, मतलब क्योंकि मतलब जो मैं, अगर जिसके पास 10 करोड़ है वो कृपया कोई एक ऑफलाइन अच्छा एडवाइजर ढूंढ ले और उसके साथ ये सब डिस्कस करे। मतलब हाँ, ये तो मैं इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि जो कैन नॉट अफोर्ड 1 लाख रुपीज पेइंग टू गुड एडवाइजर पर ईयर। अगर आज ही कोई 20 साल 20 समथिंग इंसान देख रहा हो एंड वो 6 लाख रुपए साल कमाता है, वो 6 से 12 लाख उसको अगर जाना हो तो कौन सी 3-4 टॉप स्किल्स है जो उसे सीखनी चाहिए? ChatGPT अच्छा यूज़ कर ले। आप ChatGPT को पूरा इन्फो दे दो कि मेरा ये प्रोफेशन है, मेरी ये बैकग्राउंड है, मेरा ये स्किल सेट है, मेरे बारे में दोस्त अच्छा बोलते हैं, अब मुझे सैलरी 6 से 12 करनी है, एंड मेरे को क्या करना चाहिए। इट विल गिव यू लॉट ऑफ एक्शन प्लान, लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू रीड। इफ़ यू चैट इनफ फॉर 2-3 hours, you will get enough material to take the first step.
एंड यू लर्न ऑन द गो. आई डोंट थिंक 2-3 घंटा भी करने की जरूरत नहीं है. हाँ, मतलब मैं तो एक्सट्रीम बोल रहा हूँ. हाँ, तो अगर उसके बाद एक्शन की कमी रह जाएगी. रास्ता तो है. तो 6 से 12 तो इतना ही काफ़ी है. 12 पहुँचना, ChatGPT पर सीख जाओ बस. और फ्री, नॉट इवन पेड. आपको $20 भी देने की जरूरत नहीं है. True. For a long time, I was using ChatGPT free version, and it was good enough for me. I use it like anything, right? तो for so many things. Yes. तो now तो I validate my thesis. जो मेरा डिसीजन होता है मैं उसको वैलिडेट करता हूँ. मैं उसको बोलता हूँ फॉर में खेल और अगेंस्ट में खेल और मेरे को बता क्या करो. हाँ, तो जो यूज़ करेगा वो सीखता जाएगा. तो वो 6 से 12 उसमें आ गए. 12 में पहुँचते पहुँचते आपकी इंडस्ट्री डिफाइन हो जाती है. आपको भी थोड़ा अंदाज़ा होता है कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है. बिकॉज आपने 6 से 12 या 4 से 12, 3 से 12 जंप मारा है. भले ही 5 साल लगे हो, बट आपको आइडिया तो है कि क्या करने से मेरे को ग्रोथ मिलती है. तो उसके बाद इंडस्ट्री अगेन ChatGPT बता देगा. ये आपके कनेक्ट्स, बिकॉज नाउ यू आर ऑलरेडी इन इंडस्ट्री, सो यू नो हाउ इंडस्ट्री वर्क्स. देन टॉक टू पीपल, लाइक हैव क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू पीपल हु हैव हायर सैलरीज. उनसे सीक्रेट्स निकलेंगे, वो गेम के टिप्स निकलेंगे, टैक्टिक्स निकलेंगे. ट्रू, गुड थिंग. हाँ, तो आई थिंक और कोई स्किल्स की सीखने की जरूरत नहीं. वो ChatGPT बता देगा तुम्हारे जॉब के अकॉर्डिंग कौन सी स्किल्स है वही सीख. यस. एंड 12 से 36 में आप इंडस्ट्री में आ गए हो. उस इंडस्ट्री कुछ मतलब नाउ यू हैव टू 12 से 36 इज यू बिकम टॉप 10% ऑफ द इंडस्ट्री. तो पेशेंस चाहिए एक. तो ये 12 से 36 ऐसा 2 साल में नहीं होगा, शायद 5 साल लगे, 7 साल लगे. बट यार आज पॉसिबल है 3 साल में करना. वो सबके लिए नहीं. मैं बोल रहा हूँ यू नीड लॉट ऑफ सेरेंडिपिटी फॉर दैट. मैं एम सेइंग 7 साल 8 साल में तो मतलब इवन इफ यू आर अनलकी हो जाना चाहिए. हाँ, बट आई एम टेलिंग यू इन 3 to 4 years एटलीस्ट जिस इंडस्ट्री में हम है इन द कंटेंट वर्ल्ड टुडे, हाँ, वो इट इज़ पॉसिबल. अगर तुम एफर्ट मारते हो ना सही से, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गो फ्रॉम 50,000 से 50,000 से 3 लाख 4 लाख सैलरी जाना इन 3 years इज नॉट अ बिग. नो, I'll let me put it this way. आपको इंडस्ट्री पता है. यू शुड नो एटलीस्ट 10 people जिनका सैलरी 36 लाख के ऊपर है. स्टडी देयर जर्नीज, यू विल गेट योर आंसर. ट्रू, इट इज़ इंडस्ट्री से. कंटेंट में अगर कोई 50,000 पे है या 1 लाख पे है और उसको 3 लाख पे पहुंचना है, उसको 3 लाख वाले 10 लोग पता चल गए, तो वो जर्नी से वो सीख लेगा कि उन्होंने क्या क्रैक किया, उनमें क्या अच्छा है कि उनको ये होता है. अग्रीड. तो ये स्टार्टअप में भी होगा. मतलब प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में होगा, कोडर है तो कोडर होगा, मार्केटिंग है तो. अग्रीड. तो लाइक जस्ट स्टडी 10 cases deeply, figure out what they did right and do that. And most of the time it will be sharpening of skills. So it will require some time to get that like right. True. Well, perfect. Thank you so much for answering all my questions and having a conversation with me. No, my pleasure. Thanks for having me. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.